नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताएंगे, जो आप लोगों के लिए बीएड छात्राध्यापकों के लिए या डीएलएड छात्राध्यापकों के लिए पाठ योजना बनाने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे सबसे पहले ऊपर हम लिखते हैं आदर्श पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम, जिस संस्था में आपको शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम यहाँ लिखेंगे। छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय अर्थशास्त्र, चक्र पहला, अवधि 35 मिनट। यहाँ प्रकरण है बेरोजगारी। उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। हमारे सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में अर्थशास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा सामान्य उद्देश्य छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। तीसरा उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भरता के महत्व से परिचित कराना। चौथा सामान्य उद्देश्य छात्रों को देश की अर्थव्यवस्था उन्नति करने वाले कारकों को बताना। पांचवा उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में बाधक घटकों से परिचित कराना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य का हमारा संबंध जो होता है प्रकरण से होता है। जैसे पहला विशिष्ट, यहाँ ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला विशिष्ट है छात्र बेरोजगारी के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र बेरोजगारी के कारणों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा, छात्र बेरोजगारी दूर करने के उपाय के बारे में जान सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री या इस शिक्षण कार्य में किसी भी मॉडल चार्ट का प्रयोग करने तो यहाँ लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र बेरोजगारी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान हो गया। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं। प्रस्तावना के यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। यहाँ हम प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो छात्र उत्तर देते हैं मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, रोटी कपड़ा मकान के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो छात्र बताते हैं कि रुपए की। तीसरा प्रश्न प्रस्तावना का, रुपए प्राप्त करने के लिए करने के क्या साधन हैं? तो छात्र बताते हैं नौकरी या मजदूरी। मतलब रुपए प्राप्त करने के साधन जो है नौकरी के द्वारा हम कमा सकते हैं या मजदूरी के द्वारा करा सकते हैं, या बिजनेस, मतलब कोई भी काम करके ही कमा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, नौकरी या मजदूरी या कोई व्यवसाय ना मिले तो उसे क्या कहते हैं? तो छात्र बताते उसे बेरोजगारी कहते हैं। पांचवा प्रश्न, बेरोजगारी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, छात्र कुछ बताते हैं या शांत हो जाते हैं, मतलब यहाँ बेरोजगारी बहुत विस्तृत हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्राध्यापिका द्वारा उद्देश्य कथन का, बच्चों आज हम लोग बेरोजगारी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्रकरण अंकित कर देते हैं। प्रस्तुतिकरण यहाँ लिखते हैं बीचों बीच। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। अब यहाँ प्रथम सोपान लिखते हैं, 3 कॉलम, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में बेरोजगारी। अब छात्राध्यापिका में क्रिया में पहला प्रश्न जो है, बेरोजगारी किसे कहते हैं? छात्र बताते हैं जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक हो जाती है तो लोगों को काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, बेरोजगारी से क्या समस्या होती है? छात्र बताते हैं मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, मतलब बेरोजगारी जब हो जाएगी तो मूलभूत रोटी कपड़ा मकान की भी पूर्ति नहीं होती है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, जब देश में कार्य करने वाली जनशक्ति अधिक होती है किंतु काम करने के लिए राजी होते हुए भी
बहुतों को प्रचलित मजदूरी पर कार्य नहीं मिलता है तो उस विशेष अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। फिर यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किया जाता है, बेरोजगारी बढ़ाने वाले प्रमुख कारक कौन हैं? तो छात्र बताते हैं बेरोजगारी बढ़ाने वाला जो प्रमुख कारक है जनसंख्या वृद्धि है। दूसरा प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से क्या समस्या होती है? तो छात्र बताते हैं रोजगार के कम अवसर होते हैं, मतलब रोजगार जल्दी नहीं मिलता है, जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न, देश की अधिकांश आबादी का क्या व्यवसाय है? तो छात्र बताते हैं देश की अधिकांश आबादी का व्यवसाय जो है कृषि है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, छात्राध्यापिका कथन हेडिंग लिखते हैं। उसके बाद देश की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है जो बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। देश के धीमे आर्थिक विकास के कारण भी रोजगार के कम अवसर प्राप्त होते हैं जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में लगा हुआ है। मौसमी व्यवसाय होने के कारण यह केवल वर्ष एक निश्चित समय के लिए काम का अवसर प्रदान करता है। उसके बाद बोध प्रश्न लिखते हैं। श्यामपट्ट सारांश, मतलब जो पाठ बोध प्रश्न होता है, जो पाठ पढ़ाया गया उसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि छात्रों को जो भी पढ़ाया गया छात्रों को कितना ज्ञान हुआ, या ऐसे कह सकते हैं बोध प्रश्न के द्वारा छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। एक तरफ बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। पहला प्रश्न, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो छात्र बताते हैं रोटी, कपड़ा, मकान। अब छात्राध्यापिका द्वारा इस प्रश्नोत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा, मकान है। ये श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो छात्र बताते हैं जनसंख्या वृद्धि। अब इसके भी उत्तरों को छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश दिया गया, लिखा गया, उसको छात्रों को उतारने का निर्देश देंगी कि बच्चों आप लोग अपनी कॉपी पे श्यामपट्ट सारांश को उतार लीजिए और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र अपनी कॉपी पे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, उसको निर्देश देंगी। उसके बाद द्वितीय सोपान शुरू हुआ। द्वितीय सोपान में 3 कॉलम, एक में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु, बेरोजगारी की समस्या समाधान। पहला प्रश्न जो है छात्राध्यापिका द्वारा बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो छात्र बताते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण, मतलब बेरोजगारी की समस्या का समाधान जो है जनसंख्या नियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? तो छात्र बताते हैं शिक्षा के द्वारा, सरकार द्वारा ठोस कदम उठा करके जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, शिक्षा बेरोजगारी कैसे समाप्त कर सकती है? तो छात्र बताते हैं शिक्षा के द्वारा कला कौशलों का विकास किया जा सकता है जिससे बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। मतलब कला कौशलों के विकास करके बेरोजगारी दूर किया जा सकता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बेरोजगारी की समस्या का समाधान जनसंख्या पर नियंत्रण करके किया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण शिक्षा के द्वारा तथा सरकार द्वारा कानून बनाकर किया जा सकता है। शिक्षा के द्वारा छात्रों को तकनीकी शिक्षा दिया जाना चाहिए। इसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा पुनः प्रश्न किए जाते हैं बेरोजगारी दूर करने में औद्योगिकरण का क्या योगदान है? तो छात्र बताते सरकार द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। दूसरा प्रश्न, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो छात्र बताते हैं औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार को विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयां देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर बनाने के लिए सरकार को औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सरकार को
रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा करने के लिए विदेशी कंपनियों को अपनी इकाइयों को देश में खोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद बोध प्रश्न श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न, रोजगार के अधिक अवसर के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? तो छात्र बताते हैं विदेशी कंपनियों की स्थापना की अनुमति देनी चाहिए। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि रोजगार के अधिक अवसर के लिए सरकार को विदेशी कंपनियों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए। दूसरा प्रश्न, बोध प्रश्न जो है, शिक्षा बेरोजगारी को कैसे समाप्त करती है? तो छात्र बताते हैं शिक्षा के द्वारा, तकनीकी की शिक्षा के द्वारा। अब यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा इसके भी उत्तर को पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित किया जाता है कि शिक्षा बेरोजगारी को शिक्षा के द्वारा या तकनीकी शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, उसके बाद लिखते हैं छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया उसको उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कक्षा में घूम घूम करके कि कौन से छात्र अपनी कॉपी उतार रहे हैं, कौन सा नहीं, उन्हें पुनः निर्देश देंगी। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न, पुनरावृत्त के जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूरी पाठ्य योजना से पूछे जाते हैं। जो पाठ पढ़ाया गया पूरी पाठ्य योजना से पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि छात्रों को जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्त हो जाए। पहला प्रश्न पुनरावृत्त का, बेरोजगारी किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, बेरोजगारी दूर करने के उपाय बताओ। उसके बाद गृह कार्य, गृह कार्य में कि मतलब ये छात्रों को दे दिया है घर से लिख कर लाने का। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं बताइए। दूसरा प्रश्न, बेरोजगारी की क्या समस्याएं हैं? उसके बाद आलोचना या सुझाव। आलोचना या सुझाव में पर्यवेक्षक द्वारा आलोचना किए जाते हैं। यह आलोचना जो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। यहाँ पर्यवेक्षक द्वारा लिख दिया जाता है जिससे छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक इस आलोचना को देख करके अगले या भविष्य में अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकें कि हमारा कहाँ पर हम सही पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर गलत पढ़ा रहे हैं, क्या कमियाँ उसमें आवश्यक सुधार कर सकते हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।